राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का प्रचार प्रसार थम चुका है। 1915 मतदान केंद्रों पर 8,928 कर्मी अब मतदान कराएंगे। 13 तारीख को मतदान होगा। रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, सलूंबर, 84, खिवसर और देवली उनियारा विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव हो रहा है। 313 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। सुरक्षा में राजस्थान पुलिस, आरएसी, सीएपीएफ और होमगार्ड के 9,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। आपको बता दें कि 843 मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। दौसा और खिवसर के सभी मतदान केंद्र शामिल हैं। 1122 मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग भी होगी। 85 जगह पर परिसर में 3 या इससे अधिक मतदान केंद्र, जहां लाइव स्ट्रीमिंग से मतदान केंद्र के बाहर नजर रखी जाएगी। तो 1915 मतदान केंद्रों पर 8,928 कर्मियों की नियुक्ति। रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, सलूंबर, 84, देवली उनियारा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, जिसका प्रचार प्रसार अब थम चुका है। अब इंतजार है 13 नवंबर जब मतदान होगा और 23 नवंबर को परिणाम सभी के सामने होंगे। तो 313 माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। सुरक्षा में राजस्थान पुलिस, आरएसी, सीएपीएफ और होमगार्ड के 9,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है। 7 सीटें जिन पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, कई बड़े तमाम नेताओं की, कई बड़े चेहरों की। फिलहाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके से चुनाव प्रसार का समापन किया गया और अब आगे क्या कुछ तैयारी चुनाव की? देखिए सौरभ, बिल्कुल लगातार इन 7 विधानसभा सीटों पर आपने ऐसा पहली बार देखा होगा संभवतः है कि विधानसभा उपचुनाव को पार्टियों ने इतनी गंभीरता से लिया है कि पूरी ताकत उसमें झोंक दी। आप देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद 2 बार 7 विधानसभा सीट पर गए, जनसभाएं की वहां पर। प्रदेश अध्यक्ष 2 बार गए, 3 बार गए। प्रदेश के प्रभारी गए। कमोबेश यही तस्वीर कांग्रेस में दिखाई दी, क्योंकि ये जो सीटें हैं, ये सीटें केवल पार्टियों के प्रतिष्ठा का सवाल नहीं रह गई है सौरभ। ये सीटें कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं का एक दामोदर तय हो गया। कैसे उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी, कैसे आप देखिए एक एक सीट का अगर आप एनालिसिस करेंगे आप, तो कहीं ना कहीं एक सीट की विजय और हार एक बड़े नेता का, जो राजस्थानों का वर्चस्व रखते हैं, अपनी पार्टियों के कर्ता धर्ता है, उनके भविष्य को तय करेगी। आप देखिए खींचकर विधानसभा सीट देखिए आप, अगर वह आरएलपी की हार होती है तो हनुमान बेनीवाल के भविष्य का क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर वह 84 में बीएपी की हार होती है तो जो लगातार बीएपी पार्टी आगे बढ़ रही है उसको ब्रेक लग जाएगा। अब आप दौसा में आ जाइए, पूरी तरह से केवललाल मीणा ने पूरी ताकत उसमें झोंक दी, बड़े नेता केवललाल मीणा, अगर वहां कुछ जो भी परिणाम आता है तो इससे अपना अंदाजा लगा सकते हैं। आप रामगढ़ आ जाइए, वहां पर जो लगातार जुबेर खान के परिवार का कब्जा रहा है, उसके बेटे आर्यन खान चुनाव लड़ रहे हैं, वहां क्या परिणाम रहता है उससे तय करेगा। आप झुंझुनू आ जाइए, जो ओला परिवार का कब्जा रहा है और जिस ओला परिवार ने करीब 36 बार उसके परिवार ने चुनाव लड़े, चाहे लोकसभा का, चाहे विधानसभा का, चाहे जिला परिषद का, यानी उस परिवार का एक तरह से वर्चस्व वाली सीट, झुंझुनू में परिणाम क्या होता है तो उनका भविष्य तय होगा। तो ये 7 सीटें इस तरह हो गई हैं सौरभ की, इनका रिजल्ट न केवल पार्टियों का भविष्य तय करेगा बल्कि उन पार्टियों के कर्ता धर्ता नेताओं का भविष्य भी तय करेगा। इसलिए सभी पार्टियों ने ताकत झोंकी। बीजेपी ने तो झोंकी क्योंकि सत्ता में है, कांग्रेस विपक्षी पार्टी, उन्होंने तो पूरा जोर लगाया ही, लेकिन आरएलपी पूरी ताकत झोंकी, बीएपी लगातार क्षेत्र में लगे रहे। इसके साथ ही और बाकी जो मैं बात कर रहा हूँ, उन जो नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, चाहे वो जो विधानसभा से आने वाले हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस विधानसभा में उनके जीतने के कारण जो सीट खाली हुई है वहां पर, चाहे दौसा को उदाहरण ले लीजिए आप,
तो ऐसे में तमाम जो सीटें हैं वो समीकरण इस बात को बता रहे हैं कि आपको पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना है। और चुनाव प्रचार को बहुत नजदीकी से सौरभ मैंने देखा, लगातार कमोबेश मेरा हर विधानसभा में जाना हुआ, लोगों से बात की, कवरेज किया, तो मैंने पाया कि इस 7 विधानसभा के चुनाव में माहौल ऐसा बन गया जैसे कि एक विधानसभा का चुनाव हो रहा हो, यानी कि जो बड़ा चुनाव होता उस तरह का पूरा माहौल बन गया। सारे नेता इसमें व्यस्त हो गए। बिल्कुल, जब लाल सिंह बात माहौल की कर रहे हैं तो बात ये भी होगी कि राजनीतिक स्टंट तो बहुत सारे दिखाए गए, अलग अलग स्टंट के तहत चुनाव प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन मुद्दे जो होने चाहिए थे धरातल पे, जो जनता के मुद्दे थे, वो कहीं ना कहीं इस प्रचार प्रसार में गौण हो गए और अपना एक अलग अंदाज प्रस्तुत करने में तमाम राजनेता बिजी दिखाई दिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने सौरभ, इसमें कोई दोहराय नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जो वाकई जो मुद्दे होते हैं, जिन मुद्दों की आवाज मतदाता लगातार, आम जनता लगातार उठाती रहती है, वो मुद्दे गौण हो जाते हैं कहीं गमछा डांस में, वो मुद्दे गौण हो जाते हैं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में। लेकिन एक सच और भी है इसका सौरभ कि आज का मतदाता बहुत समझदार हो गया। मतदाता ये जानता है कि जो बयानबाजी हो रही है, ये डांस हो रहे हैं, ये केवल और केवल मतदाताओं को लुभाने के लिए हुए हैं। इसलिए मतदाता ने आज जब पहुंचे दर पर नेता तो उनसे सवाल विकास के किए, उनसे भविष्य की तस्वीर की बातें की, बिजली की बातें की, पानी की बातें की, सड़क की बातें की, चिकित्सा की बातें की, क्योंकि आज का वोटर बहुत समझदार हो गया है। आप देखिए लगातार हम चुनाव कवरेज करते हैं तो सर्वे कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है कि मतदाता बहुत सोच समझ कर मत दे रहा है। हाँ ठीक है, ये बात ठीक है, कई बार हालात बन जाते हैं, माहौल बन जाता है तो इनका भी फर्क पड़ जाता है, कई बार मतदाता प्रभावित हो जाता है। लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, चुनाव को जितनी नजदीकी से मैं देख रहा हूँ, लगातार लोगों से बात करता हूँ, तो आज का मतदाता बेहद समझदार है और वो कहीं ना कहीं वोट करते समय इस बात को ध्यान रखता है कि जो वोट हम डाल रहे हैं उससे हमारे भविष्य का निर्धारण कैसे होगा, कब का होगा और किस कौन कर सकता है। हाँ ये बात ठीक है कि आज की कहीं ना कहीं भुजबल है, धनबल है, कई बार शराब वितरण जैसी तस्वीरें सामने आती है। मेरे तात्पर्य है कि आज भी वो हथकंडे अपनाए जाते हैं इन चुनावों में, जो कहीं ना कहीं हमारे परिपक्व होते हुए लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है, इसमें कोई दौराय नहीं है। जिस दिन इस देश में जिस दिन इस लोकतंत्र में मैं कह रहा हूँ सौरभ की मतदाता बिना प्रभावित हुए केवल और केवल देश का भविष्य, प्रदेश का भविष्य देखकर वोट देगा, उस दिन और बेहतर तस्वीर इस प्रदेश की और देश की देखने को मिलेगी। खैर, लेकिन अच्छी बात यह है कि मतदाता धीरे धीरे समझदार हो रहा है और वो समझदारी से अपना मत देता है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां, राजनेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, हर तरह से, चाहे उनको झोली फैलानी पड़े, चाहे उनको डांस करना पड़े, चाहे उनको अनर्गल बयानबाजी करनी पड़े, चाहे उनको धार्मिक भावनाएं भड़कानी पड़े, चाहे उनको जातिगत मुद्दे उठाने पड़े, वो प्रयास पूरा करते हैं किसी भी तरह की मतदाताओं की भावनाओं को इस रूप में प्रभावित किया जाए कि वोट में तब्दील हो सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं लाल सिंह, इस माहौल बनाने के चक्कर में जब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वाकई में जो जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं और शायद ये माहौल बनाने के चक्कर में राजनेता ये बात भूल जाते हैं और चुनाव परिणाम में वो देखने को मिलता है। अगर राजस्थान में पिछले चुनाव को देखा जाए तो इसी तरह के परिणाम में बदलाव, और जिसको कहा गया कि इस तरह का सोचा नहीं था जिस तरह की जनता ने परिणाम दिए हैं। बिल्कुल, और देखो सौरभ, लगातार हम कई बार हम बात चर्चा भी करते हैं, आपको हम बैठ के जब ऑफ कैमरा बात करते हैं तो अक्सर हम, अभी देखिए आप लगातार चुनाव परिणाम देखिए, छत्तीसगढ़ का चुनाव देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव देखिए, राजस्थान का चुनाव देखिए, हरियाणा का चुनाव देखिए, इसके बाद आप एक जो सर्वे आते हैं उनके आधार पर, मीडिया जो रिपोर्ट्स आती है उनके आधार पर परिणाम एकदम बिल्कुल विपरीत निकलता है। हरियाणा का चुनाव तो आपके और हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, आप देखिए, कोई लगभग साल भर पहले से सौरभ हम ये बातें चल रहे थे, आप और हम चर्चा भी करते थे, कई बार बैठते थे स्टूडियो में बातें करते थे, तो ये मानकर चलते थे कि हरियाणा की तो तस्वीर तय कि वह सरकार बदलेगी, कांग्रेस आएगी। और लास्ट तक आप देखिए मतदान के एक दिन पहले तक, यानी मेरे को मतदान जब वो परिणाम आया उससे पहले तक कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि परिणाम इस तरह का भी आ सकता है। लेकिन परिणाम क्या हुआ आपके सामने है। आप और देखो, थोड़ा और मैं आपको बैक में ले जाता हूँ, और जब राजस्थान विधानसभा चुनाव हो रहे थे, मध्य प्रदेश को लेकर किस तरह की बातें हो रही थी, कमोबेश यही बातें हो रही थी, मध्य प्रदेश का चुनाव परिणाम आपके सामने है। छत्तीसगढ़ में रिपीट होने की बातें हो रही थी, छत्तीसगढ़ चुनाव आपके सामने, राजस्थान के चुनाव को लेकर भी कई बार बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन राजस्थान का चुनाव परिणाम भी आपके सामने। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आज का जो एनालिसिस कर रहा है, जो राजनीति के अपने आप को जानकार बताते हैं, वो सही मायनों में जनता की नब्ज नहीं टटोल पा रहे हैं और कमोबेश राजनेता भी फेल हो रहे हैं। कई बार आजकल जो सोशल मीडिया का जो माहौल बन रहा है ना सौरभ, सोशल मीडिया के जाल में या सोशल मीडिया की बनाई हुई बातों में इस कदर राजनेता या राजनीतिक दल फंस रहे हैं कि वो वास्तविक जमीन का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं और वास्तविकता सामने आती है, परिणाम सामने आता है। बिल्कुल ठीक बात है लाल सिंह, और ये लास्ट मिनट ही चल रहे हैं इस समय, तो ये लास्ट मिनट क्या कह रहे हैं अभी इस उपचुनाव के बारे में, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये जो लास्ट मिनट चल रहा है, चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है, डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी, तो ये लास्ट मिनट क्या कह रहे हैं उपचुनाव के बारे में?
देखो सौरभ, आपने सवाल ऐसा किया जिसका जवाब जनता 13 तारीख को मतदान के दौरान देगी। लेकिन फिर भी ठीक है, आपने जो बात कही है, क्योंकि तमाम जो सीटें देखी है, मैंने एक बात देखी है इस पूरे चुनाव में सौरभ, कि ये बड़ा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों का चुनाव नहीं रह गया है। मतलब आप देखिए, जैसे कोई जहाँ दलों के बीच लड़ाई मुझे कम नजर आ रही है, ये नेताओं के बीच लड़ाई अधिक नजर आ रही है। चाहे आप किसी सीट पर उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं नेताओं के कद, नेताओं की प्रतिष्ठा, उसका ज्यादा इसमें मुझे दिख रहा है कि आमने सामने हो रहे हैं, और वो कितने मतदाता को प्रभावित कर पाते हैं उसका असर पड़ेगा। हालांकि कुछ सीटें हैं जिन पर, और हाँ एक बात और, जातीय समीकरण की आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते गौरव। हम लगातार, चाहे तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बात का दम भरती हो, चाहे दावे करती हो कि हम जातिवाद से अलग हैं, लेकिन आप देखिए हर सीट पर जातिवाद का गहरा असर है। अब केवल और केवल लड़ाई किस बात की है कि आपके जो साथ जो जातियां हैं और सामने वाले के साथ जो जातियां, उनमें से कौन किस जाति को कितना तोड़ पाता है, इस पर परिणाम निर्भर करेगा जनता का मूड। और देखिए, हाँ एक बात और मैं बताऊं सौरभ आपको, इस चुनाव में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू देखने को मिला। टिकट वितरण के दौरान जिन सीटों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि यहाँ बहुत ज्यादा फाइट नहीं है, वहाँ एक त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिख रहा है। जहां हम जिसको मान के चल रहे थे ये सीट तो बिल्कुल फला पार्टी को जा रही है, वह बिल्कुल कांटे का मुकाबला होता दिख रहा है। यानी कि आप देखिए, पल पल मतदाता बदला है, 4-4 दिन में समीकरण बदले हैं, और कमोबेश आज भी स्थिति यही है। हालांकि अब जो कि मतदाता मन बना चुका होता है सौरभ, अब बहुत ज्यादा संभावना नहीं होती है कि उसके मन को चेंज करने की। लेकिन हाँ, 4 दिन पहले जो तस्वीर थी 4 दिन बाद बदली। अब देखिए, ये समीकरण कई चीजों पर देखे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बदलाव भी लगातार देखने को मिला। इसकी वजह क्या रही? एक प्रचार का फर्क पड़ा, नेताओं ने मुद्दे उठाए, पुराने घड़े मुर्दे उठाए, उसका असर मतदाताओं पर दिखा। कई जगह जातियों को अपने वर्चस्व की जंग नजर आई, कई जातियों को लगा कि हमारा आगे भविष्य क्या होगा, उन्होंने अपना निर्धारण करना तय कर दिया। तो कई समीकरण इस तरह बनते बिगड़ते रहे सौरभ कि उन सीटों का एनालिसिस करना जो 4 दिन पहले था, वो 4 दिन थोड़ा सा बदला हुआ नजर आया। यानी कि कांटे का मुकाबला हर सीट पर है, साफ साफ है। अब मैं फिलहाल सौरभ इसमें आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि कहाँ कौन सी पार्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मजबूत स्थिति में जो पार्टियां हैं वो आज भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। और आप देखिए, कल भी डोर टू डोर वो लगातार संपर्क करेंगे। प्रचार का शोर भले ही थम गया है, लेकिन अब दिनों की धड़कनें और तेज होने लग गई हैं, क्योंकि 13 तारीख निकट आ रही है। ठीक है लाल सिंह, आप लगातार इस चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान पल पल की अपडेट जनता तक पहुंचाते रहे, सच बेधड़क पे दिखाते रहे। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो कौन से बड़े मुद्दे थे जो कि इस पूरे उपचुनाव को प्रभावित कर रहे थे, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर अपना पक्ष रखने में कामयाब रही। देखिए, जैसे अपने झुंझुनू में मैं मदनलाल शर्मा की सभा में गया था, हाँ, तो वहां मैंने एक बात देखी, वहां लोगों के लिए पानी का एक बड़ा मुद्दा रहा जी। पानी का एक बड़ा मुद्दा इस इलाके में, क्योंकि लगातार हम हरियाणा से पानी लाने की बातें करते रहे, लेकिन वो अपना समझौता धरातल पर नहीं आया। तो इसका जरूर मैं वहाँ असर देख रहा हूँ कि पार्टी ने एक समझौता किया है और ये वादे भी किए, हम जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। लेकिन इसके साथ एक दूसरा मुद्दा और था कि ओला की विरासत बचेगी या जाएगी। अब आप देखिए, एक तरफ पानी का मुद्दा है, लेकिन दूसरे मुद्दा तक इस बात में चर्चा कर रहे हैं कि भाई इस बार जो लगातार लंबे समय से हम जिस परिवार को साथ देते आ रहे हैं, क्या उसका देंगे या नहीं देंगे। यानी कि 2 मुद्दे बड़े हावी रहे, और कोई मुद्दा नहीं हुआ। चर्चा है पूरे झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में। आप ये मानिए कि चर्चा ही केवल इस बात की, हाँ पानी का जिक्र होता है, बाकी समस्याएं तो है, तो आप चिकित्सा की बात होती है, सड़कों की बात की होती है, कानून व्यवस्था के जिक्र होते हैं। लेकिन जो 2 मेजर इश्यू आए सौरभ, एक तो पानी, ये मानकर चल रहे कि इस इलाके में पानी बहुत जरूरी है। मुझे बड़ा अजीब लगा जब मैं सभा में गया जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब इंतजार है मतदान के दिन का, 13 नवंबर, जब मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करने पहुंचेगा, और 10 दिन बाद यानी कि 23 नवंबर जब परिणाम सबके सामने होंगे। लेकिन उसके बीच में अभी थोड़ा सा समय बाकी है, और बड़ी उथल पुथल क्या वाकई में हो सकती है, लास्ट मिनट क्या करने वाले हैं, इस पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोहर विश्नोई जी, एसोसिएट एडिटर मेरे सहयोगी, और साथ ही सुनील यादव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोहर जी के पास चलूंगा मैं, और इस लास्ट मिनट को मैं समझना चाहूंगा, क्या भूमिका रहती है मतदान से पहले जब चुनाव प्रचार प्रसार थमता है, और उसके बाद क्या वाकई में समीकरण बदलते हैं कहीं कहीं? बिल्कुल सौरभ, देखिए ये जो 24 घंटे और जो कम से कम 36 घंटे का वक्त रहेगा, ये खास तौर से जिस तरीके से जो पार्टियों की एक प्लानिंग होती है कि चुनाव प्रचार का शोर जो है
उसको किस तरीके से एक वोट में कन्वर्ट करें। जो वो अभी भागदौड़ करी है, सब जगह गए हैं, जहाँ पर वोटर्स को रिझाने की कोशिश की है, माहौल उन्होंने दिखाया है, अपनी अपनी बातें कही है, लेकिन क्या वो सारा वोटर्स जो है बूथ पर आएगा, इसकी सारी प्लानिंग है वो अब इस समय की जाती है। और कोई अगर पर्सनली नाराज़ है या किसी तरीके से उनसे कोई जो मन मुटाव है, तो उन चीज़ों को दूर किया जाता है। और डोर टू डोर जाकर के किसी से कोई जो प्लानिंग करनी है या किसी वोट बैंक को साधना है या किसी जाति विशेष से किस तरीके से उनको डील करना है, तो ये तमाम चीज़ें जो पर्दे के पीछे जो होनी है वो अब इन 24-36 घंटों में होती है। और फिर बूथ जो मैनेजमेंट पूरा होता है, जो हार जीत का सबसे बड़ा कारण होता है, बूथ का मैनेजमेंट कैसे करना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी और जो उनके वर्कर्स है वो बैठ करके पार्टी के लोगों के साथ में चर्चा करके और बूथ मैनेजमेंट का जो रणनीति बनाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को समय पर लाकर वोटिंग करवानी है अपने अपने फेवर में, तो वो प्लानिंग जो है इस टाइम के दौरान होती है। और जो कैंडिडेट है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके उस प्लानिंग को अंजाम देते हैं। और जो एक बूथ लेवल की सामग्री जो होती है, वहाँ पर जो एक बूथ एजेंट या फिर बूथ प्रभारी जो उनका होता है, उसको किस तरीके से साध करके उनको साथ लेकर के विश्वास में लेकर के और वहाँ की जो वोटिंग परसेंटेज या वहाँ की जो पल पल की अपडेट है वो कैंडिडेट तक या पार्टी तक पहुँचे। तो कुल मिलाकर ये पूरा मैकेनिज्म है इस टाइम के दौरान किया जाता है। और वोटिंग के दिन सुचारू रूप से और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग है उनके फेवर में कैसे हो, ये पार्टी और जो कैंडिडेट है वो मिल करके कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर बनाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी तमाम जो मुद्दे जो जिस तरीके से चुनाव प्रचार रहा और प्रचार में जिस तरीके से बातें की गई, उन बातों को ज़मीन पर कैसे उतारा जाएगा और उन बातों का लोग कितना भरोसा जो आप बात कर रहे हैं मैकेनिज्म होता है, अपने अपना चुनाव प्रचार प्रसार करने का तरीका होता है। लेकिन अभी लाल सिंह से जब बात हो रही थी तो यही बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं जो धरातल पर मुद्दे थे, जनता जो चाहती थी, वो मुद्दे गौण हो गए और स्टंटबाजियां ज्यादा हावी रही इस पूरे चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान। अलग अलग स्टंट दिखाते हुए यहां पर नेता नजर आए। आप किस तरह से देख रहे थे इस पूरे चुनाव प्रचार प्रसार को? कह रहे हैं कि चुनाव का एक अपना मुद्दों के आधार पर लड़ना और मुद्दों से जिस तरीके से जनता को रिझाना होता है, उसके अलावा आज एक चुनाव का और पार्ट हो चुका है कि आप कितना एंटरटेन कर सकते हो मतदाताओं को, भीड़ ला करके भीड़ में आप किस तरीके से उनके फेवर में ताली बजवा सकते हो, नारे बुलवा सकते हो। ये जो स्ट्रेटजी होती है और वो एक कैंडिडेट जो होता है कि अरफन मौला जो जिसको कहा जा सकता है, जो क्रिकेट का वर्ड है, तो उस तरीके से वो अपने आप को वोटर्स के साथ में कनेक्ट करके उनको रिझाने की कोशिश करते हैं। तो इस चुनाव में जो उपचुनाव में आपने देखा होगा, मुद्दों से कहीं ज़्यादा वो कुछ ऐसे एक्टिविटी करते हुए नज़र आ रहे थे कैंडिडेट्स, या फिर ऐसे बोल थे, भाषाएं थी, भाषाएं मर्यादा टूटी और भाषाएं मर्यादाओं के अलावा जिस तरीके से वोटर्स के इंटरेस्ट में जो भाषाएं बोली गई, उनके अनुसार जो डांस किए गए या पब्लिक ने डिमांड की उसके अनुसार डांस हुए, भाषा बोली गई, या जो मुद्दे हैं या लोकल जो इशू है उस पर बात की गई, तो वो तमाम चीज़ें वहाँ पर की गई। लेकिन बात यह है कि असल में जो मुद्दे होने चाहिए, लाइट, पानी, बिजली, सड़क, ये तमाम मुद्दे बहुत गौण रहे इस उपचुनाव के दौरान। लेकिन एक और मुद्दा था वो बिल्कुल चर्चा में नहीं आया, जबकि बहुत किसानों को लेकर मौजूद जो मुद्दा है वो है DAP और जो है यूरिया, उसके दाम इतने बढ़े हुए हैं, कालाबाजारी चल रही है, किसान का अब सीजन का वक्त है रबी की फसल का, तो उनको समय पर न खाद मिल रही है। वो एक मुद्दा बिल्कुल किसी ने टच नहीं किया, जबकि किसान जो है खेत में काम कर रहा है, अभी रबी की बुआई कर रहा है, तो उनके लिए बड़ा मुद्दा था। कुल मिलाकर ये सब चीज़ें जो अक्सर देखा गया कि जब इस मुद्दे गौण हो जाते हैं तो जनता अपने मताधिकार के माध्यम से वो परिणामों में दिखा भी देती है, और वो देखने को मिलेगा भी शायद यहाँ पर। सुनील मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, जिस तरीके का चुनाव प्रचार प्रसार चला और वो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आखिरी मिनट की चर्चा हो रही है, आखिरी मिनट को आप किस तरह से देखते हैं? जो अब ये समय रह गया है जब डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी, क्या एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल सौरभ, देखिए कि जिस तरह से वरिष्ठ सहयोगी लाल सिंह जी और मनोहर बिश्नोई जी बता रहे थे कि पूरा जो चुनाव प्रचार प्रसार है, इसमें जो मुख्य मुद्दे जो जनप्रतिनिधि के द्वारा होने चाहिए, एक नेता के द्वारा होना चाहिए, वो यहाँ पर काफ़ी कम दिखा। स्टंटबाजी की बात करें, जो प्रोवोक करने वाली स्पीच है वो इस चुनाव में देखने को मिली, जो अमूमन राजस्थान में काफ़ी कम जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन इस उपचुनाव में हमने कई सारी ऐसी चीज़ें जो आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन जो प्रचार प्रसार में होती है वो देखने को मिली। लेकिन
सौरभ एक बात ये भी गौर करने वाली है कि ये जो चुनाव है, ये उपचुनाव है, ये सरकार बनाने और बिगाड़ने का यहाँ पर कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए जो दोनों ही पार्टियां, जो मुख्य पार्टी की बात कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस की कोशिश है कि इस चुनाव में किस तरह से अपने आप को बेहतर साबित किया जाए, क्योंकि हर एक सीट पर यहाँ पर जो नेताओं की प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी के लिहाज से बात करें तो मुख्यमंत्री आखिरी मिनट तक, यानी जो आदिवासी अंचल की सीट है सलुम्बर और 84 में मौजूद रहे और वहां पर किस तरह से जो आदिवासी के घर जो खाना खाते हैं। इसके अलावा जो हालांकि मुख्यमंत्री ने आखिरी वक्त में अपनी जो 11 महीने का कार्यकाल है उसका जिक्र किया, लेकिन पूरा जो प्रचार प्रसार की बात करें, तमाम जो स्टार प्रचारकों की बात करें, तो मुद्दे कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोर पड़ते नजर आए। जबकि चाहे जो जनता की डिमांड के अकॉर्डिंग डांस की बात हो, गानों की बात हो, या फिर नए तरीके से प्रचार प्रसार की बात हो, वो यहाँ पर ज्यादा देखने को मिला। वजह साफ यही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री राजस्थान में भी अपना वर्चस्व ये साबित करना चाहते हैं कि सरकार ने 11 महीने में इतना अच्छा कामकाज किया, उसको साबित करना चाहते हैं इस उपचुनाव में जीत के साथ। दूसरी तरफ ये भी मैसेज देना चाहेंगे आला कमान तक या केंद्रीय नेतृत्व तक कि किस तरह से बीजेपी ने बेहतर काम किया। दूसरी तरफ कांग्रेस को के सामने चुनौती भी है और यह साबित करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन 11 महीनों में जो बीजेपी ने काम नहीं किया, नाकामी क्या है। क्योंकि जनता अगर वोट देगी, कांग्रेस की सीट अच्छी आएगी, तो कांग्रेस ये अपने आप को साबित करेगी हम बेहतर विपक्ष के साथ लोगों के बीच में गए, सरकार की नाकामियां हैं उनको इस तरह से सामने लेकर आए। क्योंकि अगर 4 साल तक विपक्ष में रहकर मजबूत विपक्ष की छवि पेश करनी है, तो कहीं ना कहीं जो उपचुनाव है इसमें अपनी जो जीत है, अपनी जो मजबूती है, वो सामने लेकर आनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जो कांग्रेस में भी जिस तरह से जो दिग्गज नेता हैं उनका जिक्र करें तो देवली उनियारा और दौसा सीट पर सीधे जो दिग्गज नेता सचिन पायलट की प्रतिष्ठा है वो सीधे तौर पर दांव पर लगी हुई है। पायलट ने यहां पर 2 बार प्रचार प्रसार भी किया। अब यही देखना होगा कि किस तरह से जिस प्रतिष्ठा के साथ अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जो दिग्गज चुनाव में उतरे हैं उसको हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मुद्दे तय करेगी सुनील की प्रतिष्ठा किसकी बनती है और किसकी बिगड़ती है, किसकी कम होती है। लेकिन इन सब बातों के बीच में मैं आपसे झुंझुनू सीट के बारे में जरूर जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि बेहद चर्चाओं में ये झुंझुनू सीट भी बनी हुई है। अमित ओला कांग्रेस से यहाँ पर प्रत्याशी है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पर जो परंपरागत सीटें हैं, मनोहर जी इसका जवाब मैं आपसे भी लूंगा, परंपरागत जो सीटें मानी जा रही थी, चाहे वो बाप पार्टी की हो, चाहे खिवसर सीट की हो, चाहे झुंझुनू हो, ये कहीं ना कहीं अपनी जो स्थितियां हैं वो कई ये सीटें जो हैं वो फंसती हुई नजर आ रही है। क्या वाकई में ऐसा है सुनील? देखिए कि अगर सीधी टक्कर वाली सीटों की बात करें तो झुंझुनू में फिलहाल जो बहुत ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस के बाहर का जो इंटरफेयर है वो काफी कम है, वो देखने को मिल रहा है। हालांकि जो निर्दलीय के रूप में राजेंद्र सिंह गुढ़ा वहां पर चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा वहां के समीकरण बता रहे हैं। लेकिन जिस प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, क्योंकि ओला परिवार का झुंझुनू है वो गढ़ रहा है, कई दशकों से जो है वहां पर जो राजनीति है वो ओला परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है। तो इस बार अमित ओला को अपनी जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो विरासत है, उसको किस तरह से, क्योंकि पहला मौका मिला है अमित ओला को, तो विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में किस तरह से जो अपना प्रचार प्रसार किया है और कितनी सफलता मिलती है, ये वाकई में देखने वाली बात होगी। क्योंकि झुंझुनू भी उन्हीं तमाम हॉट सीट में है जहां पर एक दिग्गज परिवार की, कांग्रेस परिवार की एक जो प्रतिष्ठा है वो यहां पर दांव पर लगी है। लेकिन फिलहाल जिस जो निर्दलीय की बात कर रहे हैं तो वहां पर इतना बहुत ज्यादा फर्क दिख नहीं रहा, क्योंकि झुंझुनू में सीधी जो टक्कर है वो राजेंद्र भांबू और अमित ओला के बीच में है। अब ये तो सीधी टक्कर के बीच में यहाँ पर राजेंद्र गुढ़ा को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, बड़ा प्रभाव यहाँ पर उनके भी मतों का पड़ने वाला है। मनोहर जी कितना सहमत है इस बात से कि जो राजेंद्र गुढ़ा है झुंझुनू में, उनकी भूमिका किस तरह की रहने वाली है? और जो मैं बात कर रहा था आपसे, सवाल आपसे किया था कि जो परंपरागत सीटें मानी जा रही है, चाहे वो बाप पार्टी का दबदबा हो 84 को लेकर या फिर खिवसर की बात हो, क्या लगता है ये सीटें फंसी हुई नजर आ रही है, सीधा मुकाबला दिख रहा है यहाँ पर? सौरभ आपने सही मौजूद सवाल किया। इसमें ओला परिवार, इसके साथ मैं और नाम जोड़ूंगा, ओला, हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी मीना और राजकुमार रोत, इन सब की प्रतिष्ठा वो दांव पर है। और जिस तरीके से सुनील ने कहा कि झुंझुनू सीट को लेकर के जिस तरीके कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन ट्रायंगल वहाँ बना हुआ, चूँकि राजेंद्र गुढ़ा पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, कद्दावर नेता रहे हुए हैं, और जो उनके भाषण है वो थोड़ा अपनी एक जिस वोट बैंक को टारगेट करना वहाँ तक पहुँच रहे हैं। लेकिन अब
बात यह है कि झुंझुनू अपना जो है ओला का गढ़ है वो बचा पाती है नहीं पाती। 17 जो चुनाव हुए हैं उसमें 13 बार कांग्रेस जीती है, तो कुल मिलाकर ये कांग्रेस की सीट है। लेकिन इस बार चुनौती बहुत बड़ी है, चूँकि वहाँ के लोगों से हमारी बात हुई तो वो कह रहे थे कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट है बहुत लेजी है, इतना कोई चार्मिंग नहीं है और जो इतना इफेक्टिव नहीं है। जहाँ ओला परिवार का जिस तरीके से एक लेगेसी जरूर है उनके साथ में वो है, लेकिन जिस तरीके से सामने जो बाबू है वो बहुत ही मेहनती और जो तेज़ तरार नेता है, वो इस वजह से टक्कर की जो सीट होती जा रही है। दूसरा मैं जिक्र करूँगा खींवसर का। खींवसर में हनुमान बेनीवाल का जो गढ़ है, जब से खींवसर जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है उसके बाद से लगातार हनुमान बेनीवाल वहाँ पर जो अपना दबदबा कायम रखे हुए हैं, तो उस सीट को बचाना उनके लिए बड़ा चैलेंज रहेगा। और अभी जिस तरीके से जो त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पर बना हुआ है, तो उससे लग रहा है कि बहुत करीबी मुकाबला है। लेकिन जिस तरीके से लोगों से जो बातचीत हुई है वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वहाँ एक जो पोलराइजेशन अगर हो जाता है जाटों में, तो वो ये एक बात निकल के आती है कि वो अपने नेता को मरने नहीं देंगे। कुल मिला के बात ये है कि वो 13 तारीख को जब वोटिंग होगी तो पूरा एक समाज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान बेनीवाल को जिताने की कोशिश करेगा। तो ये वहाँ से निकल के बात आ रही है, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव में वोटिंग परसेंटेज और वोट दिलवाने में कितनी कामयाबी मिलती है और उसके बाद जो रिजल्ट। ठीक बात है मनोहर जी, देखने वाली बात होगी फंसी हुई सीटें कौन निकाल पाता है, कौन अपनी प्रतिष्ठा बचा पाता है, क्योंकि जनता के पास तमाम नेता पहुंच चुके हैं, सबने प्रचार प्रसार कर लिया है, प्रचार प्रसार थम चुका है। लास्ट मिनट क्या करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही।